प्यारे बच्चों, आज हम बात करेंगे हरित क्रांति की। हरित क्रांति की शुरुआत की अगर हम बात करें तो खाद्यान्नों का जो उत्पादन है उसको बढ़ाने के लिए इसका इस्तेमाल किया गया था, क्योंकि काफ़ी सारी फसलें थी जिनके उत्पादन में वृद्धि हो सकती थी। कहीं ना कहीं उन्हीं की शुरुआत सबसे पहले इनमें की गई। अगर हम नाम लें सबसे पहले तो प्रोफेसर नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग का नाम आता है, जिन्होंने मैक्सिको के अंदर गेहूं की हाई उपज की जो किस्म है उनको विकसित किया। उन्हीं उपजों की वजह से जो गेहूं के उत्पादन है उसमें अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। अगर हम उसी दौर के 1960 के दशक की बात करें तो मैक्सिको के अंदर ही जो उत्पादन है गेहूं का 5000 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर से बढ़ के 6000 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर हो गया था। एक साल में ही इतनी वृद्धि अपने आप में बहुत ज़्यादा थी। अब इसी वृद्धि को देश के दुनिया के अन्य भागों के अंदर भी लागू करना था। और कहीं ना कहीं अगर हम बात करें तो जो विकासशील देश हैं वहाँ पे काफ़ी कम मात्रा में कृषि का जो उपज है वो होती थी, उत्पादन बहुत कम था। कहीं ना कहीं उसी उत्पादन को लेके इसको विकासशील देशों के अंदर भी लागू किया जाने लगा। और गेहूं के बाद दूसरी फसलों पर जैसे चावल के ऊपर इसको इस्तेमाल किया जाने लगा। मनीला के अंदर जब कॉन्फ्रेंस हुई तो वहाँ पे सबसे पहले विलियम गॉड ने हरित क्रांति का नाम, ग्रीन रिवॉल्यूशन का नाम सबसे पहले उठाया था, और उसको फिर चावल के अंदर और दूसरे खाद्यान्नों के अंदर धीरे धीरे स्थापित किया जाने लगा। अगर हम ग्रीन रिवॉल्यूशन की बात करें तो कई रूप में हम इसका नाम लेते हैं। भारत के अंदर हम ग्रीन रिवॉल्यूशन की बात करें तो 1966 के अंदर इस नीति को सबसे पहले अपनाया गया था। हाई यील्डिंग वैरायटी जो प्रोग्राम था HYVP, उसके नाम से इसको पुकारा गया। और सबसे पहले ही एक साल के अंदर ही जो खाद्यान्नों में उत्पादन में वृद्धि की हम बात करते हैं तो 25% वृद्धि उसके अंदर हुई है। अपने आप में ये एक क्रांति थी, इसीलिए इसको एक क्रांति का नाम दिया गया। कई सारे फीचर्स इसके अंदर आते हैं जिनको हम इसकी मुख्य विशेषताओं के रूप में देखते हैं। अधिक उपज देने वाली किस्में हैं जो खासकर इसी टाइम पे इस्तेमाल हुई थी, और उसी वजह से कहीं ना कहीं खाद्यान्नों के अंदर ज़्यादातर वृद्धि हुई थी। चाहे हम गेहूं की बात करें, चावल, ज्वार, बाजरा या दूसरी खाद्यान्न फसलें, मक्का, उनके अंदर इसको इस्तेमाल किया गया। उसी वजह से वो अभूतपूर्व वृद्धि हुई थी, क्योंकि ये किस्में थी जो ये नई टाइप की किस्में थी, ये कम टाइम में ज़्यादा प्रोडक्शन दे सकती थी। तो इसी तरीके से इनको इस्तेमाल किया गया। उर्वरकों का प्रयोग, क्योंकि ये किस्में थी इनको ज़्यादा खाद्यान्नों की उर्वरकों की ज़रूरत पड़ती थी। अब इसी दौरान सबसे ज़्यादा जो खाद्यान्न है, उर्वरक हैं, वो इस्तेमाल हुए हैं। उसी वजह से कहीं ना कहीं वृद्धि की जो हम बात करते हैं वो हुई है। सिंचाई, इन जो हाई उपज देने वाली किस्म थी, बीज थे, खाद के साथ साथ पानी की भी इनको ज़रूरत पड़ी थी। और ये वही दौर था, अगर हम खासकर भारत की बात करें तो जब ट्यूबवेल इरिगेशन की शुरुआत हुई थी, और बड़ी ही स्पीड से ट्यूबवेल की जो हम वृद्धि की बात करते हैं वो बड़ी स्पीड से वृद्धि हुई है। और एरिया जो ट्यूबवेल इरिगेशन के अंदर है या दूसरी कैनाल इरिगेशन के अंदर है वो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल हुआ था। और तभी वो अभूतपूर्व जिस वृद्धि की हम बात करते हैं वो देखने को मिलती है। हम उस रूप में इसको देखते हैं। कीटनाशक दवाइयों का प्रयोग सबसे ज़्यादा इसी दौरान हुआ, क्योंकि इन उपजों को उगाने के लिए कीटनाशक हैं उनका भरपूर प्रयोग भी बहुत ज़रूरी था। कहीं ना कहीं ये प्रयोग दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। जब हम इसके दुष्परिणामों की बात करेंगे तो साथ साथ में हम इन चीज़ों की भी बात करेंगे कि ये नुकसानदायक भी हैं। ऐसा नहीं है कि हम हरित क्रांति को केवल फ़ायदे की बात करें, क्योंकि जब हम ज़्यादा उर्वरक और ज़्यादा कीटनाशक दवाइयों के प्रयोग की बात करते हैं तो वो नुकसान की तरफ ही जाती हैं। हम डिटेल में बात करेंगे बाद में इन चीज़ों की। आधुनिक कृषि यंत्रों का प्रयोग हुआ है। पहले चीज़ें हाथ से होती थी, बाद में ट्रैक्टर, थ्रेशर, मशीन बहुत सारी जो इस्तेमाल हुई हैं, उनसे जो कृषि का कार्य है वो बड़ा स्पीडअप हुआ है। उसके बाद मल्टीपल क्रॉप है, पहले एक फसल उगाते थे, उसके बाद बहुत सारी फसलें हम उगाना शुरू कर दिया। और उसी वजह से जैसे जैसे हम फसल उगाने की बात करते हैं तो एक साल में एक से ज़्यादा फसलें उगाने का काम किया जाने लगा, क्योंकि उन्नत किस्में आ गई, बीजों का प्रयोग हो गया और सिंचाई के साधनों का प्रयोग हो गया। हम उन चीज़ों की बात करते हैं। ऋण सुविधाएं आ गई इसके अंदर, हम उन चीज़ों की बात कर सकते हैं कि काफ़ी सारे ऋण की जो सुविधाएं हैं वो किसानों को मिलने लगी। मृदा का परीक्षण होने लगा कि कौन कौन सी कमी है, कौन सा खाद डालें या किस फसल के लिए उपयोगी है, हम उन चीज़ों की बात कर सकते हैं। सॉइल कंजर्वेशन की बात कर सकते हैं, गाँवों का विद्युतीकरण की बात कर सकते हैं। इसी दौर में
हर गांव के अंदर या मैक्सिमम गांव के अंदर बिजली पहुंची है, हम उन चीज़ों की बात कर सकते हैं। बिक्री संबंधी सुविधाएं, जो मार्केट है, मंडियां हैं, वो ज़्यादा शुरू हो गई, क्योंकि किसान ने जो फसल उगाई वो उसको आसानी से बेच सकता है। थैंक यू।